जिस टोन में मैं हेलो बोल रही हूँ उस टोन और स्पीड के साथ आपका हाय आना चाहिए। हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय। मुस्कुराना नहीं है, हाय बोलना है। हेलो, हाय, हाय। और फिर क्या शर्मा जी को मैं जानती हूँ और नाम मैं फिर से भूल गई। हाँ, शदाब जी को मैं जानती हूँ। बाकी सब लोगों से पहली बार मिली हूँ। काफ़ी देर मीका जी के साथ सबसे स्टार्टिंग में बात हो गई, थोड़ा बहुत उनको जान रही हूँ और धीरे धीरे आप सबके भी नाम याद हो जाएंगे। इनका तो याद हो गया है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कि आप शक्ति अभियान की मीटिंग में आए। शक्ति अभियान क्या है, क्यों है और क्या काम करता है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। शक्ति अभियान, सबसे पहले सवाल ये आता है कि महिला कांग्रेस भी तो है, तो फिर शक्ति अभियान क्यों? क्योंकि हम है तो कांग्रेस के ही पास। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक इनिशिएटिव था सबसे पहले जो राहुल गांधी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। क्योंकि हमारा ये मानना है और हमारा ये सोचना है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं, तो हम उनके साथ यही बात करते हुए चलते हैं कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ महज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होने लगी है, यूज होती आ रही है, उसको बदलना है। और जो पितृसत्ता की वजह से महिलाओं को जो परेशानियां झेल रही है और झेलती आ रही है, उसको बदलना। जो जब हम इस देश की आधी आबादी है तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें वोट देने का अधिकार है। जो वोट दे रहा है आज की तारीख में, उसको वो अधिकार भी होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके या फिर हमारे फैसले लेने के लिए किसी को वहां खड़ा कर सके। यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो सब जानती हैं, जो एक महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है वो कोई पुरुष आके नहीं समझ सकता। अगर आज मैं ये कह रही हूँ कि मुझे यार वॉशरूम जाना, आप अभी लेडीज वॉशरूम चले जाओ और इसकी हालत देखो। मैं होके आगे मेरी क्या हालत है। हम सबको पता है कि लेडीज जब वॉशरूम यूज करती है, वेस्टर्न वॉशरूम की मैं बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग बैठ के यूज करते हैं। और आपको पता है कि आप जब गंदे वॉशरूम पे बैठते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुरुष अलग तरीके से बने, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, वो बैठ के यूज नहीं करते, इसलिए वॉशरूम्स की ये हालत होती है कि वो देखे ही नहीं जाते हैं। क्यों? कोई पुरुष समझ ही नहीं सकता ये चीज कि महिलाओं को दिक्कत हो रही है। बनाने वाला, साफ करने वाला, यहाँ पर कोई महिला नहीं कर रही, कोई महिला नहीं देख रही है। देखने वाला कौन? पुरुष। क्या वो समझ पा रहा है कि भाई हम महिलाओं को क्या? इंटरनेशनल कंपनी है और उसमें मैंने ये थॉट की, उसमें भी मैंने भी यही कहा कि आप लेडीज वॉशरूम में तो लेडीज महिला को बुलाती है, क्योंकि जेंट्स है वो हर चीज़ देख रहा है और वो साफ करने में भी टाइम का सबसे बड़ा इशू आता है। वो देख रहा है कि हमें क्यों निकल के गई है, स्टाइलिश नहीं है, वो एक माइंड भी सेटअप करते हैं ना उस टाइम पे। जी वो तो है, लेकिन मैं जिस बात से बात कर रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी कांग्रेस के किसी भी ऑफिस चले जाओगे, आप बीजेपी के किसी भी ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर आपको विमेन वॉशरूम की यही हालत देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी इस ऑफिस में लोग बैठते हैं उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि महिलाएं बैठ के यूज करती हैं। उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनको यूटीआई हो सकते हैं, वो चीज़ में देख ही नहीं पा रहे। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिससे मैं इनसे रिलेट कर सकती हूँ, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं। हमारा दुख, हमारी प्रॉब्लम हम ही समझ सकते हैं। सिर्फ इन्हीं सब बातों को लेकर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट कर रही है और कोई और इंसान हमारे लिए वो फैसले ले रहा है या फिर जो भी वो फैसले ले रहा है उसमें हमारी प्रॉब्लम को कंसिडर ही नहीं कर पा रहा है। उन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, उन सब चीज़ों पे बात उठ सके, उन सब चीज़ों पे आवाज़ उठ सके, इसके लिए शक्ति अभियान बने। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग बैठेंगे, उनका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने लिए आए हैं, हम अपने साथ वाली बहन के लिए बात करने आए हैं। शायद मैं मान लो कोई एलिट क्लास से आ जाऊँ, मैं शायद अच्छे वॉशरूम यूज़ कर लूँ, मैं यहाँ पर मान लो मैं पावर होल्ड करती हूँ, मैं अपने लिए सही वॉशरूम साफ करवा लूँ, लेकिन क्या यहाँ पर सबके पास वो पावर है कि वो अपने लिए जाके करवा सकती है? या फिर भाई मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं पैसा दूँ, होटल में बुक करूँ, यूज़ करूँ, आ जाओ। लेकिन क्या हम सब इक्वल हैं फाइनेंशियल स्टेटस में, पावर स्टेटस में? तो ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई रिप्रेजेंट हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई जाके नेता बनेगा। मैं पॉलिटिक्स में आई, पॉलिटिक्स में मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे नेता बनना है। बस मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, मुझे उस पर आवाज़ उठानी है और उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म लगा कि शक्ति अभियान है, जहाँ पर मैं बैठ सकती हूँ, अपनी परेशानी इनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, इनके साथ डिस्कस, और हम साथ मिलके कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपना सकते हैं कि हम इसकी आवाज़ उठा पाएँ। ये हमारा शक्ति अभियान का है।
अब ये कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने ये दिया। उसके अलावा पितृसत्ता, पितृसत्ता हमें हर मोड़ पे इफेक्ट करती है। अगर आप में से कोई बात करना चाहे कि पिताजी कर चुकी है तो मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों ने पिताजी को सुनते था, लेकिन इनके अलावा कोई और पितृसत्ता पे बात कर रहे हैं कि पितृसत्ता आपको कैसे इफेक्ट कर रही है, या फिर कर भी रही है, नहीं कर पा रहे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि हमारी लाइफ इन सब चीज़ों से इफेक्ट हो रही है। हम इस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर चुके हैं, हम बचपन से ऐसे बड़े हुए हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि अरे यार ये तो मेरा हक था, मुझे क्यों नहीं मिला। बहुत बार होता है ऐसा। मैंने कभी, मुझे याद नहीं, मुझे बचपन से आई कम फ्रॉम अ मतलब मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन मेरे भाई को आई थिंक 10th क्लास में बाइक मिल गई थी, 7th क्लास में उसको साइकिल मिल गई थी। मुझे आज भी याद है कि मुझे स्केट्स चाहिए थे, और मुझे सिर्फ स्केट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैं गिरती बहुत हूँ, तुम गिर जाती हो तो तुम्हें स्केट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बस वो मुझे चाहिए थे। लेकिन मेरे घर वालों को नहीं लगा कि अरे ये लड़की क्या बात कर लो बस रहने दो। लेकिन मेरे भाई की जिद थी, उसको साइकिल भी मिली, उसको बाइक भी मिली, उसने प्राइवेट में पढ़ाई भी कर ली, लाखों रुपया उठा उसके ऊपर, मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरे ऊपर नहीं उठा, मेरे ऊपर मेरे पैसे से उठाया, लेकिन मेरे ऊपर तब उठा जब मैंने गवर्नमेंट क्रॉस कर लिया। लेकिन उसको वही चीज़ प्राइवेट से मिल गई। शायद मैं लड़का होती तो शायद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं भी अपने पेरेंट्स से जिद कर लेती कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, एग्जाम क्रैक आप मुझे प्राइवेट में करा दो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए नहीं हो पाएगा। ये हर घर में आती ही आती है प्रॉब्लम, हर घर की आने। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बेटा घर का चिराग है, ये बेटी तो चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, बेटा जो है वो तो घर में रहेगा, वो देखेगा। कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर बेटियाँ आज भी अपने माँ बाप को देखी, चाहे वो शादी हो गई, बच्चे वाली हो गई, और बेटे सब कुछ होने के बाद भी नहीं देखता। लेकिन हमारी सोच वैसी बन चुकी है कि नहीं, पहले किसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बेटे को। तो हमारी शक्ति अभियान में मांग यही रहती है कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज हो, वहाँ पर बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसमें जेंडर में फर्क करने बिना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेके हम बात करते हैं। तो हम वापस आते हैं पितृसत्ता। आप में से किसको लगा है कि मेरी जिंदगी पितृसत्ता से ऐसे या किसी भी तरीके से अफेक्ट हुई? आपकी हुई? कैसे क्या? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हम जितना बचना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा। अब मेरे पास इतनी मुसीबतें मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो मेरा बेटा 30 साल का, उसने को एक लड़की से कुछ लगाव हो गया, फिर उन दोनों में वो लगाव ख़त्म हो गया। लड़के भी, उसने देखा ये लड़की सही नहीं है तो लड़का एक साइड हो गया, वो जाता ही नहीं, मतलब बात ही नहीं करता उससे। अब वो लड़की मेरी बेटियों की और मेरी बेटियों की ग्रैंड डॉटर की पता नहीं क्या होता है, इंस्टाग्राम होता है, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट करती है फोटो भेजकर कि मैं आप देखूँगा, आपको खुद को शर्म आ रही, जरा दिखाना बेटा। और हम इतना परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। पुलिस में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम कंप्लेंट दे रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। सत्ता के ऊपर बात बाइक वाले जो पुलिस वाले, तो वो हमें मिल नहीं रहा ना जो हम मांग रहे। पुलिस से हम मांग रहे कि हमारे कुछ सुनवाई करे, तो जो वो पुलिस वाला उस लड़की से बाइक पे घूम रहा था, वो हमारी सुनवाई क्यों करेगा? तो इसके लिए तो हमें कुछ चाहिए ना, ऐसा इंसान जो हमारे साथ खड़ा हो, हमारी भी सुन सके, हमारी बेटियों को बदनाम होने से बता सके। कहने का मतलब इनका ये है कि मैं इसी से जुड़ रही हूँ और मेरी बेटे के साथ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। आप देखोगे ना, पढ़ा नहीं जाएगा, इतना परेशान हो। पुलिस में कहीं भी चले जाओ, कोई नहीं सुनता। उन्होंने बोला सोशल मीडिया पे डाल दो, वो भी नहीं। तो आप आए ना, अभी तो आए कौन कर रहा है? ये कुछ आपसे ना अपेक्षा रखने मुझे एक ही जोड़ना चाह रही है कि कुछ मेरी अपेक्षा अभी हम लोग बात करें ये भी वो ऐसी सत्ता जो पुरुषों के हाथ में है, यानी पुरुषों ने जैसे चाहा। अभी हम इसके करेंगे, पूरा काम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो पित सत्ता हम पित सत्ता उसको कहते हैं कि जैसा पुरुषों ने चाहा, परेशान करते हैं। शुरू से जब दुनिया शुरू हुई थी तब उस जमाने में ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूँ। देखिए जो
शौहर होते थे, आदमी जो होते थे, वो घर में बच्चों को पाल रहे होते और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। और महिलाएं जो होती थी वो शिकार करती थी, शिकार करके लेकर आती थी और खाना बनता था, पूरी फैमिली उनकी ऐसे चलती थी। धीरे धीरे पुरुष और महिला के बीच में एक एग्रीमेंट समझ लो बात हुई कि भाई ऐसा है कि तुम घर संभालो, मैं बाहर देख लेता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि दोनों के कामों में कोई फर्क है। अगर महिला घर में काम करती है तभी तो पुरुष तैयार होकर बाहर जाता है। उसके अहंकार को डेली जो टूट कर बाहर से आता है, उसका अहंकार जो बाहर वो इतनी डांट फटकार या सुन के किसी से आता है या वो किसी को फॉलो करता हुआ आता है, लेकिन जब वो घर में आता है, घर में आने के बाद जब बीवी उसको प्यार से खाना खिलाती है, उसको तैयार करती है, जब भी तो जाता है वो बाहर काम करने। तो ये एक प्रोसेस है, यानी कि दोनों लोग काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं बराबरी की, तो बराबरी की बात हो नहीं रही होती। खुद माएँ भी उस पूरे प्रोसेस में ढल चुकी हैं कि अगर बेटी है तो उसको कहेंगे अरे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें अननेसेसरी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और लड़कों से ज़्यादा लगाव रखने लगती है और उनकी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा करती है। जैसे मैंने बोला, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब ये चीज़ें नहीं है, अब लड़की को जाके हमें दी जा रही है। हाँ दी जा रही है, दी जा यानी रही कि अब बदलाव आ रहा है। बदलाव। तो उसी बदलाव की कड़ी में हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे भेदभाव महिलाओं के साथ घरों में होते हैं जिसका वो शिकार हो होते हैं। जैसे पुरुष को कहीं भी जाना है तो वो नहीं पूछता किसी से, लेकिन महिला को अपने मैके भी जाने के लिए 10 बार परमिशन लेनी पड़ती वो है। आज भी है, वो आज बदल भी रहा है, लेकिन आज भी ये आज चीज़ भी है। है। सारे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं, कुछ फैमिली ऐसे हैं कि आपकी फैमिली है, हमारी सभी को आप आई है। आप ये लगाइए मोटा मोटी कि 55 प्लस महिलाओं से बात हुई फोन पे, और उसमें से 35 ने बोला कि कंफर्म हम आ रहे हैं, और उसके बाद हम सिर्फ इतनी महिला है। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी सेट होता है कि उन महिलाओं को लास्ट मोमेंट तक रोका गया, क्योंकि हमारे तो अभियान का नाम ही शक्ति अभियान है। तो पुरुषों को ये डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि चार शक्ति बन जाए, मुझे परेशान कर वो खुद डरे हुए हैं हम लोगों से। तो इस वजह से वो हमें इतना फ्रीडम देना ही नहीं चाहते कि जहाँ हम चैन से ये 2 बात अपनी कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा जब महिला किसी दोस्त को भी बनाती है ना, किसी सहेली को भी बनाती है, तो उससे भी हस्बैंड का रोक टोक होती है, अरे वो महिला ठीक नहीं है। तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो वो महिला ठीक नहीं है? उसमें भी यहाँ तक कि आप अगर किसी 4 आदमियों से बैठे हुए हैं, आपका हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है या उसका फ्रेंड ड्रिंक कर रहा है या कुछ भी एक्सरसाइज उसकी लाइन में चल रहा है, हम महिलाएं नहीं कह पाते कि आप उसके साथ दोस्ती मत रखो। अगर हम कहते हैं तो कहते हैं तुम्हें मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम? वो तो लेकिन ये महिला चीज़ें तो चलती रहेगी सारी दोस्ती जिंदगी, कर ले। ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये हम कितना बदलाव ला सकते हैं, हाँ। किस किस की सोच को बदल सकते नहीं, तो उसी बदलाव की हैं? शुरुआत नहीं करें। बदलेगा, कभी नहीं बदल सकते। शुरुआत तो आज इतनी हो गई है कि आज औरतें ये समझ लगी मेरी बेटी है ना, वो मेरा बेटा है। हाँ, आप जाते सावित्रीबाई फुले को, सावित्रीबाई फुले अगर डांट नहीं खाती, लात नहीं खाती, मार नहीं खाती, तो शायद हम में आज कोई औरत पढ़ी लिखी राइट। तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, और शुरुआत जब भी होती है, मतलब आप सोच लीजिए अगर हम आज इस मूवमेंट में जुड़ गए 10 दिन में हम बदल देंगे, कभी नहीं होगा। लेकिन ये मूवमेंट है, आज मैं कर रही हूँ, मैं इनको ट्रांसफर करूँगी, ये उनको ट्रांसफर करेगी, कम से कम ये चीज़ चलती तो रहेगी। आज एक दिन में चेंज कभी नहीं आया, एक दिन में दुनिया में कभी। मैं कैसे बोलूँ कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और मैंने बहुत हटके काम किया है, और लोगों ने ऐसे नहीं मेरे लिए कमेंट नहीं की, तो वो मेरा एक था कि मुझे बोलना पड़ता था। इवन मुझे करना था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करूँ? तो वो मुझे स्टैंड तो लेना पड़ता है ना। तो जब तक मैं करूँगी नहीं तो अभी जैसे दीदी करेंगी बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता, माहौल अपने चलो बाटी आपको रोकूंगी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए, आप कहाँ से आई हैं और आपका बैकग्राउंड क्या? मेरा बैकग्राउंड वैसे तो मैं दक्षिणपुरी में बिहार का रही हूँ। मुझसे नाम शर्मा जी का नाम मुझे सबसे अच्छे से याद है। देखा आज इन्होंने अब देखा मैंने माशाल्लाह शक्ल में अल्लाह का जब करम। देखा था तो इनका स्टोरी मतलब मुझे इतना हिट याद है कि जब ये पिछली बार अपना स्टोरी बता रही थी ना वहाँ पे, है ना ये कोई कि अरे मतलब ये तो वो है जो आमिर खान जी के वो साथ। अरे मेरी तो डांट लगा रखी मैं वहीं पे रोका, मैंने क्या मैंने तो लगी। आपने इनकी लगाई, इन्होंने मेरी लगाई। और उस मामले में अच्छा था ना लेडी शो के लिए ना। आइए बात चलिए, करते हैं उसमें। मेरा नाम शन्नो बेगम है और मैं दिल्ली में ही पैदा हुई
पास जामिया नगर में है, उधर के बाद मेरी परवरिश हुई है त्रिलोकपुर। हम 3 साल के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए थे मेरे फादर, तो वहाँ से पढ़ लिख के जब पढ़ाई छोड़ दी 7 में, तो पापा ने कह दिया छोड़ो ये पढ़ाई नहीं करें। इवन मेरे फादर जो कि बहुत ही अलग डिफरेंस के थे, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि डॉक्टर बन जाती थी, मेरा नाम सिर्फ डॉक्टरों की लाइन में आता, लेकिन डिफरेंट आता था तो अल्लाह ताला को पता था, इसलिए मैं पढ़ाई में रह गई। उसके बाद पापा ने कहा सिलाई कढ़ाई बनाई सिखा दो इसको और इसकी शादी हो। फिर शादी वादी हो गई, शादी होकर घर में आ गए, माशाल्लाह 2 बच्चियाँ हो गई थी पहले। उसके बाद तीसरा बच्चा जब हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत मेरी लाइफ का। टैक्सी चलाएगी ऐसे कैसे हो सकता है भाई, बहुत मतलब सोच के वो राइट से ऐसा लगता था कि हमारी बेचारी मैडम जो थी वो ऐसे कटोरा लेकर जा रही है, भाई हमारी बच्चियों को नौकरी दे दो। आज डिमांड है, उस टाइम में भीख मांगनी सीखी। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के यहाँ जो लड़कियाँ ट्रेन हुई थी उनको लगाया, अपने दोस्तों के भी तुम अभी कुछ लड़कियों का मनोबल ना टूटे, पीछे ना हटे, इस फील्ड को हमें कैसे ले जाना है। उनका माशाल्लाह दिमाग अच्छा था उस लेडीज का, मैं कहती हूँ दोस्तों के यहाँ काम किया, ड्राइविंग अच्छी की, क्योंकि ये सीखने के बाद एकदम रोड पे नहीं आएंगे, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। हम सोचते 10-15 दिन अच्छा सीख जाएंगे, नहीं होता। मैंने खुद 1 महीने मारुति सुजुकी की जो ट्रेनर दी थी, और जो पहली बार गाड़ी लेके आई उसके बाद डबल क्लच ब्रेक होता है। अब हमें पता ही नहीं, जब हम खाली करके आए वो मुर्गा हमें ही बन जाता। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे से सारी चीज़ें गुजरेंगी, वो लंबी चलेंगे, हम उनके बगल में आते थे, कहते अच्छा चलो। तो माना कल ऑफिस में मुझे गाड़ी ले जाना, उनकी गाड़ी सेंट्रो थी, पावर स्टेयरिंग। अब हमने जब गाड़ी निकाली, सफाई की, हम वैसे ही जैसे ड्राइवर तैयार हुए थे वैसे ही पहुँचे। जैसे ही उनको घर से लेके बाई रोड पड़ा, एक इधर जा रहा है एक इधर, हमने जैसे ऐसे मोड़ा तो सामने गाड़ी खड़ी थी, उसमें इतना लंबा स्क्रैच था। डालने के बाद हाथ का छूट के लड़ाई हुई, यही नौरा के दिन चल रहे थे उस टाइम पे, भैया पुलिस वाला मदद करने वाला भी उठे। ठीक है, और हमें अगर हम समझते हैं कि हमें पॉलिटिक्स करनी है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे किस फील्ड में हैं। महिलाओं को मैंने देखा है, अगर सपोज लड़का या हस्बैंड को सब्जी लेने भेज दिया, आके उसमें 4 मील में एक निकालेगी, ये ऐसा ले आया, वो लड़का अगली बार से जाएगा ही नहीं। अब अगर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, अरे बेटा ये तो तू बड़ी अच्छी ले आया, इस बार तो बस अगली बार देखियो पत्ते अच्छे होने चाहिए मूली के, या बेटा वो क्यों नहीं जाएगा, आप तारीफ करोगे तो क्यों नहीं जाएगा। ये घर से ही पॉलिटिक्स शुरू होती है। तो मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि हस्बैंड्स करना चाहते हैं काम, हम समाज के डर की वजह से कहते हैं नहीं सुनो अभी कोई आने वाला है तुम रहने दो, ये हम करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि 4 लोगों के सामने हमारे हस्बैंड की इज्जत कम हो, वो सपोर्टिव है। मेरा कहने मतलब ये है कि जो बदलाव हम समाज में लाना चाहते हैं, वो हमें अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमने करी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए हम 3 बहनें थी, एक भाई था, तो जब भी मम्मी कहीं चाहती थी अरे बेचारी की लड़की हो गई, यही था, अरे बेचारी की एक और लड़की हो गई, यही होता था पहले। बिल्कुल मेरी भी है ना। अब टाइम आया, हम 2 हमारे 2 मोस्टली घरों में 2-3 हैं। आप ही सोचो, हम जब उस समय बड़े हो रहे थे, हमारे अंदर ये भावना आ रही थी यार लड़कियों के लिए क्यों कहते हैं ऐसे, ठीक है। अब जब मेरी शादी हुई, आप ये बताओ कि एक महिला होने के नाते मेरा ये डिसीजन था, मेरा पहले लड़का होगा तो मेरे को एक लड़की के लिए और चांस लेना है। अगर मेरी लड़की हो गई तो बस एक के बाद फुल स्टॉप। तो कोई भी कहेगा कि तुम उल्टी बात कर रही हो, कहेगा कि नहीं उल्टी बात कर रही हो, हस्बैंड भी कहेंगे, सब कहेंगे कि उल्टी बात कर रही हो। तो कोई वाली बात है कि भाई पैदा हमने करना है बच्चा, 9 महीने हमने रखना है, बाद में हमने संभालना है, सारे झंझट हमारे हैं, तो हमारा हक होना चाहिए। तो मेरी बेटी हुई पहली, और उसके बाद कोई हमने चांस ही नहीं लिया। तो आप मुझे बताओ मैंने समाज में कितना सुना होगा, कोई भी पूछता है अरे फिर दूसरा कब कर रही हो, ये मैं सब महिलाएं इसलिए बता रही हूँ, दूसरा कब कर रही हो, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना। तो आज जमाना हो गया 1 सिंगल चाइल्ड की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो आप सोचो जो हमने 30 साल पहले डिसीजन लिया था एक लड़की का, तो हस्बैंड ने तो सपोर्ट किया ना, उन्होंने तो नहीं इस चीज़ पे वो करा, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, इस बात को समझे यार वो कह रही है तो चलो मान लिया। अब उसका ये मिसाल बनी कि मेरे घर में सब में एक ही बच्चा है, चाहे उनके एक लड़का हुआ पहले, चाहे उनके लड़की, देवर के और मेरे हम दोनों की एक लड़की है। मेरे फादर खुद कहते थे
बचाओ, लड़का नहीं है। तो ये हमारे समाज की सोच है। तो हमने परिवर्तन लाया ना, मेरे घर में एक ही लड़की, हमें ये लालच छोड़ना पड़ेगा। फिर अगर हम लड़के और लड़की में करते हैं कि जी पितृसत्तात्मक है, तो हमें भी तो वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। दहेज की बात है, सब कहते हैं दहेज बुरा है, लेकिन जब गिफ्ट मिलते हैं मायके से, गाड़ी मिलती है, ज्वेलरी मिलती है, साड़ी मिलती है, किसको बुरी लगती है? वो लालच छोड़ने पड़ेंगे ना, लालच छोड़ने पड़ेंगे। तो कितनी लड़कियां तैयार हैं ये लालच छोड़ने को? ससुराल वालों को तो हम कहते हैं ना कि वो मांगते हैं, लेकिन हमें खुद में तो लालच छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसी लड़कियां देखी जो अपने मायके वालों से कहती है मुझे फलानी गाड़ी चाहिए शादी में। ससुराल वाले तो बाद में मांग रहे, लड़कियां भी तो मांगती हैं। तो ये वाली बात है कि हम खुद से स्टेप, खुद की डिमांड पूरी करी जाए। हाँ, हमें खुद अपने को तो स्टेप लेना पड़ेगा। आप ये बात मैम की सच्ची है कि जब हम बदलाव करते हैं तो अपनी इच्छा से ही करते हैं। मेरा एक बेटा है, आप बिलीव नहीं करोगे, बेटा से वो काम करता सीखा हुआ है। और एक जब वो फर्स्ट टाइम एक टाइम था, वो कहता है देखो आज दादी ने मुझसे झाड़ू ले लिया। अरे भाई झाड़ू ले भाई, तो अगर बाजी खट चली जाएंगी तो तुम के अंदर, मेरे दोस्त हंस रहे, उसका डायलॉग था मैंने झाड़ू ले बाजी ने, तो मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे। अब दोनों लड़कियां मुझे देख रही है और मैं लड़कियों को देख रही हूँ और वो लड़का मुझे देख रहा है। अब हमारे आंखों ही आंखों में चल रहा है कि कौन क्या जवाब देगा। थोड़ी देर अल्लाह ताला ने मुझे सहमति सबर दिया, फिर उसके बाद एक डायलॉग मैंने मारा, मैंने कहना पास हुआ बाजियों की शादी हो जाएगी, तुम रह जाओगे, मैं भूखी हो जाऊँगी। तो कि जब घर गंदा पड़ेगा ना, जो हंस रहे हैं ना दोस्त, वो तुम पे थूकेंगे। तो वो चीज़ ऐसी होती है, बाकी बदलाव अपने घर से होता है। और आज भी है कि घर से बाहर 5 बजे से बाद में ऐसे घर नहीं जाने देती। जैसे जो रूल मेरी लड़कियों के लिए वो लड़कों के लिए। अभी देख रहे हैं कुछ लड़कियों के हाथ खड़े हैं चौराहे पे, मुझे सब सुना हकीकत में बहुत दुश्मन दिखाई देते हैं। ये सुननी भी पड़ता है। तो ये एक डर होता है घर के लोगों में, मर्द हजरात में, जो पुरुष होते हैं उनके दिलों में ये डर होता है। तो उस डर की वजह से वो महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं जाने देते और अक्सर ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं जाती हैं उनका कैरेक्टर ठीक नहीं होता। अरे पुरुष का कैरेक्टर कैसे ठीक होता है कि वो पॉलिटिक्स कर सकता है, तो महिला का क्यों नहीं है? तो ये तो सबको पता है कि जहाँ पे महिलाओं को रोकना हो वहाँ कैरेक्टर के ऊपर आ जाओ कि भाई ये काम अच्छा नहीं है, तुम नहीं जा सकते। अगर आदमी नैनीताल जा रहा है तो ठीक है, महिला नैनीताल जा रही है तो कर दो। तो इस सोच को हमें खोलना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे बच्चियाँ अपने मम्मी के साथ में आएंगे तो वो उनकी माओ की दिल भी खोल रहे हैं और बच्चों की दिल भी खोल रहे हैं। अगर माँ यहाँ पे देखेंगी कि हाँ मेरी बच्ची सेफ है, सब कुछ ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो खुद भी लेंगी तो जा सकती है या वो खुद भी साथ में आ सकती है। तो कुल मिला के ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पॉलिटिक्स में आना क्यों जरूरी है। तो शक्ति अभियान जो है, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि राहुल गांधी जी का ये विजन कि पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा पति प्रधान। तो पति प्रधान मतलब आज भी जो गांव है, गांव में जो प्रधान बनती है, खासतौर से महिलाओं के लिए इसका एक राजीव गांधी जी लेकर आए थे प्रोसेस, उसमें सारी महिलाएं ज़्यादा प्रधान बनाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि पुरुष जो होता है वो महिला घर में खाना पका रही है, खेतों में जा रही है, सारे काम कर रही है, उसके नाम से पूरा इलेक्शन हो रहा है। वो शायद एक दिन गैस करते रेस के लिए यूँ जाएगी घूंघट मार के और आके घर में काम करती रहेगी। उसके जो पति है वो ही सारा काम संभालेंगे, वो ही प्रधान है। दोस्तों होते हैं पति प्रधान प्रधान। यहाँ तक कि दिल्ली में भी ऐसा देखा गया है। अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इस जगह पे शक्ति अभियान से जोड़ने के लिए जितनी भी काउंसलर महिलाएं इलेक्शन लड़ी हैं दिल्ली में, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने उनसे बोला कि आप लोग आइए और हमारे शक्ति अभियान से जुड़। तो पहले तो ये कि उन्हें इतना बताना पड़ा कि शक्ति अभियान है क्या, हालांकि कांग्रेस की एक ब्रांच है, लेकिन उसके बाद वो ये बोलती है कि नहीं हमारे हस्बैंड कर तो रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। मैंने कहा कल अगर आप इलेक्शन लड़ी हो या आप आगे लड़ो और आप जीत जाओ तो आप किस तरीके से मैनेज करते हो? तो उनका कहना ये होता है हमें क्या करना, हमारे पुरुष हैं तो वो कर तो रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। हाँ, ये ना एक थोड़ा सा मैं भी सुने आप जैसे मैंने जो छत्तीसगढ़ की जो मतलब थोड़ा तेज कांग्रेस की मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किया पिछले साल, तो मैं उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हम लोग शक्ति अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। उस टाइम में इनका मैंने उनको विजिट किया था उनके पास कि भैया ऐसे ऐसे और इसको इस तरीके से चला रहे हैं, वो महिलाओं के लिए अलग है तो क्योंकि वो महिला कांग्रेस के अंदर है तो फर्क नहीं हो सकते। हाँ, फिर वो ना सड़क तब पे सिविल में वो नहीं है, माइक नहीं है। आज उन्होंने कहा कि महिला जो कांग्रेस है वो मतलब
मुझे कुछ हेड बना रही क्या मीटिंग कराते रहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं एक ऐसे आइडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर मैं चेंज के लिए ही जुड़ी थी 2 साल पहले, कहीं और भी जुड़ूंगी, कहीं भी जुड़ूंगी, इस चीज़ के लिए ही मतलब मेरा चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जो बेस है वो तो है। अब उसको हटा के आप कोई हेडशिप या फिर कुछ इस तरीके का जिसका कोई मुझे मतलब समझ नहीं आता है, क्योंकि वो फिल्मा वाली बात है कि उस वाली राजनीति से अगर जाना होता तो उससे तो सीधे सीधे रखते आप कहीं से भी निकाल लीजिए, लेकिन बात वो नहीं होगा जो यहाँ हो रही है। अगर हम इस बात के लिए जुड़े हैं तो हम यही होंगे, और अगर वो वाली चीज़ें करनी है तो उसके रास्ते अलग हैं, वो तो फिर आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाइए, वो फिर पार्टी में अलग हो जाएंगी, चीज़ें अलग हो जाएंगी। हम लोग मेरे कहने का मतलब ये था कहाँ गलती हो रही है, और जब आप ये समझ पाओगे कहाँ गलती हो रही है, जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, तब आप जो है समाज में बदलाव की बात करेंगे। अब हम वापस आते हैं कि हम शक्ति अभियान में कैसे काम करते हैं। तो शक्ति अभियान में सबसे पहले काम करने के लिए हम इसी तरीके के लोगों से जुड़ते हैं जो हम जैसी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जिनको जिंदगी में कहीं ना कोई कुछ ना कुछ चुभा होता है। जरूरी नहीं है कि वो चुभा जो है वो पॉलिटिकल ही होगा, जरूरी है कि हमारी पिछली सत्ता से कुछ जुड़ा जो भी चुभा होता है, और उनको उस चीज़ में खटक होती है कि इसको तो चेंज करना है। जब आपने कही चीज़ें कि भैया ये चीज़ गलत होगी और मुझे इसको चेंज करना है, तब हम जो है शक्ति अभियान में जुड़कर इसी तरीके से जो है हम अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं। जैसे अगर स्टेट कोऑर्डिनेटर ये है तो आप लोग भी ना अलग अलग अपने अपनी जगहों में काम करोगे। तो हम सबसे पहले काम करने के लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने नीचे शक्ति क्लब बनाते हैं। शक्ति क्लब का मतलब है कि आप अपने साथ 5 और महिलाओं को जोड़ो, 5 और महिलाओं को, जैसे आज मैं बैठ के 10 से 15 महिलाओं से बात कर रही हूँ, आप अपने नीचे सिर्फ अभी 1, 4 या 5 महिलाओं को जोड़ो और उसको समझाओ कि भैया जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये जो तुम चीज़ें फेस कर रही हो उसका रीज़न क्या है, उसको समझो और उसको आगे आवाज़ उठाने की बात करो। ये हमारा एक शक्ति क्लब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग देखते होंगे, कभी आप पुरुषों को सुना, अरे यार वो म्यूनसिपैलिटी में पानी की प्रॉब्लम हो रही है, महिलाएं जाती है पानी भरने के लिए बाहर, पुरुष नहीं जाते। पुरुष काम पे जाते हैं, महिलाएं जो है 4 घंटा चलेंगी, कहीं भी आप बाहर देख लो, दिल्ली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दिल्ली में बहुत अलग चीज़ें चलती है, हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो। दिल्ली में भी पानी हमें दक्षिणपुरी से कुछ तो बन जाता था पानी में, और ये बात हकीकत है कि पानी जाती है होती है, और अब हो गया ये पानी का नल आ रहे हैं, लेकिन हमने भी ये, लेकिन जो भी आप रिमोट एरिया पे देखोगे वहाँ पे ये होता है महिलाएं जाती हैं। आप क्लाइमेट पे इफेक्ट देख लो, क्लाइमेट पे इफेक्ट करके सबसे ज़्यादा कौन प्रॉब्लम पे आता है, महिलाएं आती हैं, वो धूप में काम कर रही है, वो कर रही है, तो पुरुष भी कर रहा है धूप में काम, सब कुछ कर रहा है, लेकिन महिलाएं बच्चों के साथ जुड़ी। महिलाओं मतलब अगर वो कहे कि मुझे पानी नहीं लेके जाना, पुरुष नहीं सोचेगा मुझे नहीं ले जाना, महिला नहीं सोच सकती, उसको घर के बर्तन भी धोने हैं, उसे खाना भी पकाना है, खाना सिर्फ अपने लिए नहीं पकाना है, उसको अपने बच्चों को भी देखना है, उसको अपने आदमी को भी देखना है, तो वो तो पानी लेके आएगी। तो हम ये जो मुद्दे हैं, ये जो बहुत छोटे मुद्दे कि आपके लिए है कि पानी का मुद्दा आपको पता है म्यूनसिपैलिटी में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप ये समझो कभी भी कोई इंसान अकेले जाता है उसकी नहीं सुनी जाती है, एकता में ही ताकत होती है। आप दुनिया का कोई रिवॉल्यूशन उठा के देख लो, आप दुनिया का कोई संगठन उठा के देख लो, अगर एक साथ ताकत से नहीं करेंगे, कोई सरकार को अपनी हिला पाओगे, कोई भी आएगा अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा, हीरो बनेगा और आप पे जुल्म करता जाएगा। तो महिलाओं को अपने ऊपर जुल्म रोकने के लिए, अपने हिसाब से नीति अधिकार लॉज बनवाने के लिए हमें अपना संगठन बनाना जरूरी है। और हमारा संगठन कैसे बनेगा, जब हमारे साथ हमारी जैसी हमारी सोच की और महिलाएं जुड़ें। तो इसीलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब ये आपका एक स्ट्रक्चर है हमारा कि आप शक्ति क्लब बनाओ। शक्ति क्लब का मतलब है कि आप अपने नीचे 4 या 5 महिलाएं जोड़ो, 5 महिलाओं से मिलके एक शक्ति क्लब बनता, उनके साथ आप बैठो हर हफ्ते, चाहे ऑनलाइन मीटिंग में बैठो, चाहे मिलने जाओ, उनकी समस्याएं सुनो और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। दुनिया में जब कोई भी इंसान किसी को कोई सॉल्यूशन देता है ना, कि भाई ज़रूरी नहीं, जैसे इन्होंने बात करी कि इनके साथ यही इशू है, ठीक है, तो मेरे पास अगर ये यहाँ पर आएंगे, ज़रूर वो एक बहुत अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ हेल्पलाइन नंबर पता होगा, कोई नंबर पता होगा जो मैं इनको बता सकती हूँ कि भाई ये तरीका अपना लो, ये आपको हेल्प करेगा। या फिर अब मुझे नहीं पता होगा, आप में से किसी को पता होगा कि भैया ऐसे जाकर रिजॉल्व करा जा सकता है। तो जब अब जो इसमें मैंने नोट्स पढ़े कि इसमें एक महिला को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं, पुरुष को भी लिखी गई है, बहुत गंदी मतलब बहुत अश्लील बातें लिखी गई
सकता है। इसी तरीके की आपकी जो शक्ति क्लब में महिला होगी या आप खुद होगी, आपको लगता है कि साथ बैठ के हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं, पानी के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे बात करते हैं, मेरे घर की बाहर की सड़क खराब है उस पर बात कर सकते हैं, मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ता है जिससे मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मेरा आदमी तो बाहर चला जाता है लेकिन मैं रोज सुबह शाम उस घर में बैठ के देखती हूँ कि मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। उस मुद्दे पे बात कर सकते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस ज़्यादा है जिसकी वजह से मेरा बेटा तो स्कूल जा रहा है, मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है, तो कौन से तरीके हैं। कुल मिला के ये कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग संगठित होइए और हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए और हमसे जुड़िए। शक्ति अभियान और अगर स्टेट्स में भी हमारे साथ है, अगर आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आप बिहार, उत्तराखंड, पूरे इंडिया में है हर स्टेट में, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ये कहना पड़ता है कि इसकी महिलाओं से ज़्यादा महिलाएं मत लाइए। गाँव की महिलाएं बहुत संगठित हैं, बहुत संगठित हैं। वो आए दिन मनरेगा अलग अलग मूवमेंट पे फौरन प्रोटेस्ट कर देती हैं और ऐसे भी पूरे तादाद से प्रोटेस्ट करती है। लेकिन दिल्ली क्या है, दिल्ली थोड़ा शहर है, बिजी शहर है, कुछ महिलाओं को अलाउड नहीं होता घर से बाहर निकलना, कुछ महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वो अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन बदलाव के लिए तो चेंज लाने के लिए तो हमें तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज हम इतना स्ट्रगल करेंगे तो कल शायद हमारे बेटियों को और स्पेस मिलेगा। तो हमारा जो राहुल जी का कहना है वो ये है कि भैया नेता तो बहुत है, नेता ही है वो, मतलब उनके हस्बैंड चला रहे हैं सब कुछ, वो बेचारी सिर्फ आती है हाथ जोड़ती है, उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको वो स्पेस मिला नहीं। लेकिन हमें शक्ति अभियान बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि शक्ति अभियान में हम उन महिलाओं को, खासतौर से उन महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं जो सच में डिसीजन लेकर बने, वो खुद डिसाइड करें कि भाई मुझे क्या करना है, वो किसी की पपेट ना हो। तो हम उनको आज से इस लायक, उनके जैसे अभी तो आपका पहला दिन है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आप एक उभरती हुई नेता बने। वो हमारा हर महीने का एक पैन इंडिया करके एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम अगर आप उसको रेगुलरली करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े लेवल पर करेंगे, अगर आपने 2 गलियों में भी और अपनी गली में भी उस प्रोग्राम को किया तो आपकी एक पहचान होना शुरू हो जाएगी। जब वो पहचान होना शुरू हो जाएगी तो धीरे 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 लोगों में आपका नाम होना शुरू हो जाएगा और आपके पास मुद्दे आना शुरू हो जाएंगे। और उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता। जब जिस टाइम में मैंने अपने घर से निकलना शुरू करा था तो मैं ये सोचती थी कि बड़ी बड़ी महफिलों में क्या बातें होती हैं, ये आदमी क्या बातें करते हैं। नाम बनना औरतों का कि ये चुगलखोरी करते हैं, ये हम मैं बता रही हूँ गारंटी से, हमसे ज़्यादा वो चुगलखोरी। 4 बैठे एक उठ के जाए 3 की बुराइयाँ हो रही हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, वो इसको धमका रहे थे, उसको समझा रहे थे। जबकि कोई महिला, मैंने कई रेप केसेस में ऐसा देखा है, अगर पुरुष है तो बेल मिल जाती है, महिला है तो बोले रख जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो किस तकलीफ से गुजरी है महिला। वो एक महिला होगी, एक महिला की तकलीफ को समझ रही होती है। ऐसे डिवोर्स के केस होते हैं, किसी भी केस में अगर महिला जज होती है तो फिर वो इंसाफ करती है, क्योंकि वो उससे पीड़ित कहीं ना कहीं उससे वो सहा होता है। तो इसी तरीके से जब पॉलिटिक्स में कोई महिला आएगी तो महिलाओं को स्पेस मिलेगी, महिलाओं के लिए पोस्ट निकलेगी, महिला पार्लियामेंट पहुंचेगी, महिला विधानसभा पहुंचेगी। जब वो वहाँ पहुंचेगी तब वो उन इश्यूज पर बात करती है। जैसे इन्होंने बोला कि भाई भले ही पुरुष मुझे यूँ पकड़ लेगा, अंधेरे में मेरा मुँह दबा लेगा, लेकिन मेरे पास उसको छुड़ाने की ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास उजाला करने की ताकत है। मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकती हूँ, मैं वहाँ पे लाइट पहुँचा सकती हूँ, मैं ऐसा वातावरण बना सकती हूँ, मैं इतना सख्त कानून बना सकती हूँ कि भैया अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी तो इसमें 2 डंडे तो पड़ने कोई बेल नहीं है। जब इस तरीके का कानून बनेगा तो तभी तो आदमी पुरुष कंट्रोल में आएगा। लेकिन वो कानून कौन बनाएगा? अगर आप किसी आदमी से बात करी जाए कि पहले आदमी ने मुझे छेड़ दिया तो पूछते हैं क्या करा था इसने, क्या करा था। अगर वो बोलते सीटी बजाई है या गाना गाया तो कहेंगे तो क्या हो गया। अगर वो ये भी कहते कि हाँ मेरे सामने की बात है, एक बार रात के वक्त एक नाइजीरियन महिला थी, और नाइजीरियन महिला खट्टी तो होती है, आप लोगों को पता है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग महिला थी। और स्ट्रॉन्ग महिला जब जा रही थी तो एक लड़के ने, इंडियन लड़के ने उसके पीछे छोड़ दिया। उसको बुरा लगा, वो जैसे ही उसने उसको पकड़ा, उसने पकड़ उसको पकड़ के ऐसे करके दबाया उसकी गर्दन से। अब वो इतनी लंबी चौड़ी उसकी गर्दन पे यूँ दबा हुआ। जैसे ही पुरुषों को, अब उसने चिल्लाना शुरू करा, शीन या उल्टा था। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू करा तो उसके पास जो मर्द आए उन्होंने कहा अरे छोड़ो 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 छोड़ो। आप यकीन करना उन्होंने उसे बाकी बातों में उसके हाथ से लिया, अरे तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ, ये हुआ, ये, उसे छोड़ के एकदम भगा दिया। अगर वहाँ पर कोई महिला होती तो शायद वो उसको साथ नहीं दिया पुरुषों के साथ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई पुरुषों से हमारी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है कि उनको हम फॉलो करें। हम उनको फॉलो करेंगे अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो हम अपना स्टैंड लें। तो यहाँ पे जुड़ने वाली तमाम महिलाओं को जो हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, आप लोग आपस बैठे, क्योंकि आप लोग फुल सक्षम हो, लेकिन क्या है कि मैं किसी के साथ बैठते हैं, कुछ हम आपसे
आपके हस्बैंड का नाम कम और आपका नाम ज़्यादा है। तो ये हमारी इसकी अपोजिट स्टोरी मैं सुना चाहती हूँ। मेरी एक पर्सनल स्टोरी है। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, लाइक हमारे कॉलेज स्कूल के पास ही एक कॉलेज था। तो वहाँ से उनकी भी छुट्टी हुई थी, तो वो कॉलेज लड़कियाँ भी थी। तो वहाँ पे अच्छे यंग 40s के एक अंकल थे। तो वो ना वो भी लाइन में खड़े थे। तो उन दीदी ने बोला कि आप ना प्लीज़ थोड़ा सा पीछे हट जाइए। तो उन्होंने, मुझे ऐसे लगा कि उन अंकल ने सुना नहीं, तो मैंने बोला अंकल वो दीदी कह रही हैं आप थोड़ा पीछे हट जाइए। तो वो मुझ पर ना बहुत तेज, बहुत बुरी तरह, गंदी तरह ना मुझ पर चिल्लाए। तो मैंने बोला, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे हो गई कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मुझ पर चिल्लाई थी। ठीक है, फिर मैं पलट के उन पर चिल्लाई। मैंने बोला बात कैसे कर रहे हो आप, तमीज़ नहीं है आप में, मैं आपसे बोल पीछे हट जाइए। वो लड़की तो अपनी टिकट लेके चली गई, मैं फंस गई वहाँ पे, है ना, मैं फंस गई वहाँ पे। और उन अंकल ने बोला कि अगर मैं उसे टच हो रहा होता ना तो गलत होता, मैं उसके पास खड़ा था तो इससे कोई गलत नहीं। ये बात मुझे वहाँ स्टक कर गई। मैं वहीं पे जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं, मैंने वहाँ पे उनकी कंप्लेंट करी। तो उन लोगों ने भी थोड़ी देर समझाना शुरू कर दिया, देखो तुम छोटी सी हो, कहाँ बड़े आदमियों से लड़ रही हो, तुम जाओ अपने घर, तुम्हारी मम्मी बुला रही होंगी, तुम्हारे पापा वेट कर रहे होंगे, है ना। तो मुझे ये चीज़ स्टक हो गई कि लाइक इनकी जो बड़ी थी, जब मैं उससे टच हो रहा हूँ तो गलत है, उसके पास खड़ा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं है प्रॉब्लम। मैं लाइक, और फिर मुझे पुलिस वाले अंदर की बात स्टक हो गई कि मैं छोटी हूँ, मैं लड़की हूँ, और मैं ये कुछ नहीं कह सकती अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम लोगों ने वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो मेरे अब्बा को कॉल करके बुलाया गया कि आपकी बेटी यहाँ पे है हमारे पास, आप आ जाइए प्लीज। तो मेरे अब्बा तो ऐसे थे, अब क्या कर दिया आपने। तो अब फिर जब वहाँ पहुँचे तो वो अंकल बार बार ना यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, तो हम आपके इस पर केस ही क्या बना सकते हैं, हम इस पर केस ही क्या बना सकते हैं, इसमें कोई FIR, कोई मिसबिहेव का कोई चार्ज ही नहीं लगता। तो मैंने बोला कि तो क्या अगर इसमें कोई चार्ज नहीं लगता या इसमें कोई केस नहीं बनता तो क्या इन्होंने गलत नहीं किया था। तो फिर वो मुझे एक स्टोरी सुनाने लगे कि अच्छा आपकी फीमेल रिजर्व एक सीट होती है, अब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं एक सीट पर जाके बस में लेट जाती हैं, तो क्या हम पुरुष खड़े होकर पूरा रास्ता काटते हैं, तो क्या सही है, महिलाएं तो क्या अपनी हर जगह मनमानी चलाएंगी। तो लेकिन हाँ, मतलब वो उल्टा मुझे समझाने लगे थे कि लाइक आप लोग भी अपने जो राइट्स है ना उनका वॉयलेशन करते हो, आप उसे मिसयूज़ करते हो। तो लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि इसने गलत करा है तो मैं इसे नहीं छूऊंगी। और वो आदमी मतलब जब मैंने उसकी कंप्लेंट की तो पुलिस वालों के सामने भी उल्टा ही चल रहा था, मुझे ही डांट रहा था ज़बरदस्ती, मेरे अब्बा के सामने भी। लेकिन मैंने सोच लिया था भाई नहीं। और एंड टाइम पे मैंने उनकी FIR हुई और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, तो उन्हें कुछ फाइन चार्ज देना पड़ा। तब जाके एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ यू पेड फॉर इट, जो तुमने किया तुमने इसको पे किया। अभी इसमें भी जैसे कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने जब ड्राइविंग करने बैठा, मैंने जब ड्राइविंग की थी तो सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अपने आप को मैं सेफ समझती हूँ कि हाँ उससे मुझे होता है। तो हॉर्स क्लास में ना पहले हमारे 2 तरह की सर्विस चलती थी, ड्राइविंग टैक्सी या अगर आपके पास गाड़ी है तो खाली ड्राइवर। तो हॉर्स क्लास में मैं ड्राइवर की ही ड्यूटी पे जा रही थी, वापस जा रही थी तो मैंने मूंगफली ले ली, मूंगफली खिड़की पे बैठी चिकन डाल दी थी, मूंगफली खा ली। एक आदमी आया लंबा छोड़ा, मेरा मुँह इधर ही था, हम तो बैठे अपने एरिया में, हमें आदत ही यूँ करते हैं। वो आया घर से टांग उसकी मेरी एकदम अब मैं गई यार क्या ये जैसे अपने लड़के ने कहा दिमाग एकदम फिरता है, घूमने के लिए हम शौक तो होते लेकिन फिर मैंने उसको बोला मतलब भाई साहब अपने एरिया में आ जाओ, नहीं तो जब मेरा एरिया खुलेगा तो आप पे बहुत भारी पड़ेगा। वो सिमट के जो उसकी टांग यूँ थी ना यूँ अपनी सीट पे आ गया। तो ये चीज़ बाकी ज़रूरत है कि हमें करना और बोलना भी आना चाहिए, हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए अपने पट्टी। दूसरा एक्सीडेंट उसी दिनों में आ रही थी बस में, एक शराबी चढ़ा हुआ एक लड़की इसके सबके डिस्कशन होते रहेंगे, सबके पास कुछ ना कुछ कहानियां हैं, कुछ ना कुछ किस्से हैं, इस सब पे तो बात होती रहेगी। लेकिन हम इसकी भी बात करें कि जब हम ये बात कर रहे हैं, हेलो जी सुहाना जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जब हम ये बात करते हैं कि शक्ति क्लब हम चलाएंगे, तो शक्ति क्लब एक तो ऑब्वियसली जो बताया कि आपको एक दूसरे का साथी बनना है, अपना संगठन खड़ा करना है, इसलिए हमने उनको शक्ति क्लब का नाम दिया है, जिससे आप
भाई सिखाना चाहिए नेशनल प्रोग्राम चलाते हैं। नेशनल प्रोग्राम चलाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे शक्ति क्लब एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब कि वो लोग साथ मिलकर कोई काम करें, मतलब हर बार कितने कम काम कर रहे हैं, ना उनके पास पंखा होता है, ना उनके पास लाइट होती है, ना उनके पास बेसिक फैसिलिटी है, उसके बाद भी वो लोग अपना काम करे जा रहे हैं। तो हमारा इस मंथ का नेशनल प्रोग्राम है कि उन महिलाओं की आवाज़ उठाने के साथ साथ उनके काम को सम्मानित करना, उनके काम को वैल्यू करना। अगर ये कुछ काम कर रही है ज्योति और मैं ये काम करे जा रही हूँ, मैं कभी इनको बोल ही नहीं रही ज्योति तुम जो काम कर रही हो वो बहुत अच्छा काम है, तुमने इस देश में बहुत सारी महिलाओं को मदद की, तो वो सम्मान करना, जिससे क्या होगा ज्योति को भी फील होगा कि भाई मैं जो कर रही हूँ मैंने कुछ अच्छा करा है, तो उनको वो सम्मानित करना भी हमारा एक नेशनल प्रोग्राम का मकसद है। तो आपसे सबसे अनुरोध होगा कि आपके आसपास जो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उनके जगह जाइए, अपने शक्ति क्लब के लोगों से जुड़िए और उनको बहुत कुछ नहीं देना है, आप उनको एक फूल भी दे दोगे कि आपने जो काम करा है मैं उसके लिए आपको सम्मानित करूँ, एक फूल दे दूँगी। एक तो उनके अंदर उत्साह आएगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, कोई तो आया, कभी तो कोई आया ये सुनने के लिए कि अरे मेरी बहन ने कुछ काम करा है, ये मेरी बहन सालों से मेरी मदद करती जा रही है, मेरी बहन मेरे बच्चों की देखभाल करती जा रही है, मेरी बहन मेरे जब मैं प्रेगनेंट थी उसमें मेरी देखभाल करती जा रही है। कोई तो सुनने के लिए, कोई तो समझने के लिए है। उसके साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं, जब आप उनके पास जाओगे, उनसे मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि वो किन परेशानियों में काम करते हैं। अब आप उन परेशानियों को लेके भी उठा सकते हो सवाल। कैसे उठा सकते हो? आप चाहो तो उसको सोशल मीडिया पे डाल के वीडियो बनाओ, हमें टैग करो, हम डालेंगे। और अगर समझ लीजिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे डालती है तो अगर कोई एक इंसान को कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप इतने सारे लोग अलग अलग जगह जाके यही चीज़ बारह बोलो कि नहीं आंगनबाड़ी वर्कर के साथ गलत हो रहा है, कोई तो सुनेगा। जब आप एक ही चीज़ से जब कहते हैं ना अगर पत्थर से मूर्ति कैसे बनाते हैं, ठोक ठोक के तो बनाते हैं। जब हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते जाएंगे, ठोकते जाएंगे, नहीं आपने बोला कि नहीं मैं गई थी गलत हो रहा, वो बोलेंगे नहीं मैं गई थी गलत हो रहा, वो बोलेंगे मैं गई थी गलत हो रहा, वो बोलेंगे मैं गई थी गलत हो रहा। जब इतने सारे लोग गलत की आवाज़ उठाते हैं तो सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, फिर चाहे वो सरकार किसी। जब हमारे लिए बातचीत होगी, जब हम ये बोलेंगे कि भाई वो इतना काम कर रही है, उसको ना रात दिखाया जाता है ना सिलेंडर, कोई महिला को स्टेशन पे रहते डिलीवरी का टाइम है, रात में बुला लिया जाता है, 12 बजे बुला लिया जाता है। जब वो 12 बजे जा रही है, क्या हम में से कोई देखा कि उसकी क्या सिक्योरिटी का लेवल है? क्या कहाँ सिक्योरिटी है उसकी? रात को 12 बजे वो अकेले जा रही है, कोई उसको आगे छेड़ दे, उसके बच्चों ने खाना खाया है, उसको अपने बच्चों के लिए खाना बना पाई है या नहीं बना पाई है, कौन देख पा रहा है? इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं होती है। हम ये सोच लेते हैं, हम लोग, मतलब मैं खुद भी ये कह रही हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं अरे ये इसका काम नहीं कर लेगा, लेकिन उसके पीछे उसकी भी तो एक महिला है, उसकी भी तो एक जिंदगी है, वो सिर्फ सबकी मदद करने के लिए है, लेकिन कोई ना उसकी मदद करने के या कोई उसकी परेशानी सुनने के लिए। तो हमारा इस तरह का नेशनल प्रोग्राम यही है कि हमारे जितने भी शक्ति क्लब के लोग हैं और जिनके अभी शक्ति क्लब नहीं बने, वो भी आपस में साथ मिलकर एटलीस्ट आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरफ जाए, उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, उनको सम्मानित करें और इसके साथ साथ उनकी जो परेशानी है वो उसको उठाएं। अगर आपको लगता है कि भैया ये परेशानी जो है यहाँ पानी की परेशानी है, इसके लिए हम म्यूनसिपैलिटी को चिट्ठी लिख सकते हैं और म्यूनसिपैलिटी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो जब वो चिट्ठी बन गई है और उसको कम से कम 50 महिलाओं के सिग्नेचर है, म्यूनसिपैलिटी मजबूर है वो चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर एक चिट्ठी पे एक सिग्नेचर है तो नहीं अरे संगठन ही नहीं है, और वही चिट्ठी अगर 50 महिला को 100 महिलाओं को साइन करके दे दी कि नहीं भैया चाहिए मुझे सॉल्यूशन, उनकी जिम्मेदारी है उसको करवाना। तो हमारा शक्ति अभियान में यही काम है कि हम हर महीने ऐसे मुद्दे बनाएं। उसके अलावा भी ये तो मुद्दे हो गए कि नेशनल प्रोग्राम हो गए जो हम हर मतलब देश भर में, तमिलनाडु भी करेगा, कर्नाटक भी करेगा, केरला भी करेगा, बिहार भी करेगा, झारखंड भी करेगा, दिल्ली भी करेगा। लेकिन उसके अलावा भी आपके शक्ति क्लब में जो भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको लगता है कि हम साथ मिलेंगे, मेरे यहाँ शक्ति क्लब की महिला ऐसे नहीं हो सकती कि एक क्या कहते हैं नजर पड़ती है तो एक मालिया निकलती है, ऐसे आप काम नहीं कर पाओगे। तो मतलब आप संगठन में शक्ति अभियान के संगठन में रह पाओगे, कहीं आपको साथ में प्रोटेस्ट करना है दिल्ली में, आप उसमें बात कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए तो नजर पड़ता है कोई परेशानी है, उसके नजर पड़ते लोग जिससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, वो मालवीय नगर में नहीं समझ पाएंगे। तो अगर नजर पड़ने में काम हो रहा है तो उसके लिए शक्ति क्लब कौन बनाएगा? ज्योति बनाएगी।
और ज्योति फिर उन सब लोगों के साथ मिलकर नजर बड़ी परेशानियों का हल निकालती है। तो एक तो आपका शक्ति क्लब का काम हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, ज्योति अभियान की लीडर भी निकल। और अगर ज्योति को मान लीजिए बेटा छूट ना जाए, अगर मान लीजिए ज्योति को नहीं मन है, ये नहीं मन है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे होता है मुझे पीछे बैठ के काम करना है, मुझे आके नहीं करना है, तो शायद ज्योति के जो शक्ति क्लब की महिला है वो आगे बढ़ गई, वो आगे काम करेगी। तो ऐसा नहीं, ये तो वही शक्ति क्लब का। अब मैंने जैसे पहले बात की थी कि बहुत सारे लोग जब इनकी शक्ति अभियान से जुड़ते हैं, जैसे पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो बहुत लोगों की ये भी अपेक्षा रखते हैं कि हमको पोजीशन चाहिए। पोजीशन में जैसे मैंने बताया कि हम भी पोजीशन की बात करते हैं, हम भी वो नेगोशिएशन की बात करते हैं, बस हम ये कहते हैं कि उस पोजीशन पे हमारे लोग बैठे। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप शक्ति क्लब से जुड़े हैं तो आपको कभी पोजीशन नहीं हो पाएगी। आप जो है महिला कांग्रेस में जाके कोई पोजीशन पे नहीं बैठेंगे, आप आईओसी में जाके किसी पोजीशन पे नहीं बैठेंगे। इवन हमारे शक्ति अभियान की महिला लोकसभा इलेक्शन तक भी लड़ चुकी है, उसको लोकसभा में नहीं मिला। वहाँ से हमारे साथी लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ी बात। आईवाईसी की बहुत सारे पोजीशन पे आज खुशी टिकला उड़ीसा से बैठी हैं, हमारे पास लिली जी हैं, हमारे पास प्रीति मान जी हैं, जो आईवाईसी के अलग अलग पोजीशन पे सेक्रेटरी पोजीशन पर बैठी हैं। और वो लोग कहीं और से नहीं आई थी, वो लोग सिर्फ शक्ति अभियान से जुड़ी थी और शक्ति अभियान से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने यहाँ काम करा और उनके जो वहाँ की आईवाईसी की टीम है जो उनके देश प्रदेश में काम करते हैं, ऐसा नहीं उनको परेशानी नहीं हुई। जैसे आज अगर हम यहाँ बैठे हैं जीटीसीसी ऑफिस में, तो पहले आके मुझे भी 4 बार कॉल कराना पड़ा, अरे कौन है एक बार, कौन तवज्जुह चाहिए, कितने आगे मीटिंग करवा रहे हैं, किस बात की मीटिंग है, मेरे को भी 4 कॉल घुमाने पड़े। लेकिन मैंने वो 4 कॉल किसे घुमाए, मैंने अवंतिका को घुमाया। क्यों? अवंतिका शक्ति अभियान की मेंबर है, अवंतिका शक्ति अभियान से जुड़ी थी, आज वो आईवाईसी की सेक्रेटरी। मुझे पता मैं अपना काम करा सकती हूँ, आसानी से करा सकती हूँ, मैं आसानी से रूम खुलवा सकती हूँ आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि वो आईवाईसी की सेक्रेटरी पे मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी साथ काम करने वाली शक्ति अभियान की महिला बैठी। आज आप लोग आगे निकलेंगे तो कल हम आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पता है वो किस विचारधारा से है और वो किस तरीके की, और वो मेरी फैमिली है। जैसे आज हम लोगों ने ये 2-3 घंटे की मीटिंग रखी है, आगे चलते हो सकता है फूड कैंप करें। फूड कैंप में क्या होगा, अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आपके साथ करनी थी, कुछ अलग तरीके का हमारा प्लान था, लेकिन वो प्लान हम लोगों ने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि महिलाओं को आने में टाइम लगता है, तो वो एक साथ हो नहीं पाए, हम वो चीज़ फ्लो में कर नहीं पाए, इसलिए हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ फूड कैंप में रुकेंगे तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको आपके दिमाग के देखिए हमारे भी दिमाग के हर वक्त खुलती है पढ़ते हैं, तो इस तरीके से जब आप लोगों के दिमाग के पढ़ते खुलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स में आना क्यों ज़रूरी है। और जैसे जब हमने आंगनबाड़ी वाली बात की, तो आंगनबाड़ी में हमारी ऑनलाइन पर भी ये बात की थी कि आंगनबाड़ी में जो महिलाएँ होती हैं उन्होंने एक बहुत मिनिमम अमाउंट में एक पूरा इतना वक्त अपनी सर्विस का निकाल दिया, और जब आप उनसे मिलने जाएंगे छोटे से कमरे में, 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं होता। इससे पहले क्या होता था कि वही फैमिली रह रही है घर वालों की और वही वो बच्चों को लेकर 4 बच्चों को लेकर बैठ जाती है। हालांकि उनसे सरकार काम बहुत करवाती है, आजकल इलेक्शन में भी सारा काम उनसे करवाती है। उन लोगों को हमसे ज़्यादा हमारी डिटेल पता होती है, उन लोगों को सब पता होता है कहाँ के बच्चे कितने हैं, इसके मोहल्ले में कौन प्रेगनेंट है, कौन लैक्टेटिंग मदर है, कौन अपने बच्चों को दूध पिला रही है। लेकिन हम कभी उन्हें सम्मान नहीं देते, वो भी सोसाइटी में थोड़ा हम सभी के लिए काम करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी महिला अगर इस लायक है कि उन्हें अपने घर बुला के या कहीं ऐसा हॉल लेके या कहीं पार्क में उन लोगों को इनवाइट करके और वहाँ पे उनको मान सम्मान देना चाहे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग हमें भी बुलाएंगे तो हम आएंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो खुद अकेले ही निकल जाए। अगर मैं तो कहती कहूँगी कि आप अपने साथियों के साथ जाइए, 1-2 लोगों के साथ जाइए। अगर 1-2 लोगों के साथ नहीं जा सकते तो आप अकेले निकलिए, और उनसे जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मालवी में तो मालवी में 33 आंगनबाड़ियाँ हैं, आपके घर के आसपास भी आंगनबाड़ियाँ होंगी और आपको नहीं पता होगा। आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी खैरियत पूछिए, हो सकता है कल वो भी आपके साथी बन सकती है, क्योंकि और वो समाज में इतने लोगों को जानती हैं, सभी पुरुषों मतलब सभी को जानती है वो। और देखो वो सोसाइटी में कभी फोन ड्रॉप ला रही है, कभी कुछ ला रही है, वो छोटी छोटी चीज़ों में हमें अवेयर करती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जाके उनको हम भी जाके उनको गले लगाएं, प्यार करें। मैं तो कहती हूँ कि फ्लावर लेके जाइए, अगर आप फ्लावर लेके नहीं जा सकती तो कम से कम आप ऐसे जाइए और एक झप्पी लेकर आइए उन्हें प्यार की कि बहन मैं तेरे साथ हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम खुद भी आ सकते हैं। हाँ तो ये पॉइंट मेरे भी माइंड में बैठा है, वाकई हमारे बच्चों के बच्चे हो गए,
उनकी बेचारी दादी मर गई, लेकिन वो पोती आके ड्यूटी कर रही है और वो छोटे से अमाउंट में वो लड़की काम करती है। मेरे यहाँ के मोहल्ले की बता रही हूँ, तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है ये, पर मैं आपको इन्वाइट करूँ। तो हम सब कोशिश करेंगे करने का। और इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे एक पैन इंडिया प्रोग्राम जो है वो हमें कहते हैं ऊपर से, हमारा टीम है वो टीम प्लान करती है। कोई ऊपर से का मतलब ये नहीं कोई हायरार्की सिस्टम है, लेकिन ये एक सिस्टम बिठाने की कोशिश करिए कि जो साथ मिलके कुछ सबके लिए एक कॉमन चीज़ निकालता है। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें कुछ एक और प्रोग्राम भी अपनी तरफ से करना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसे जैसे आपको लग रहा है कि मेरे एरिया में इस वक्त ये समस्या है, तो मुझे इस समस्या पर आवाज़ उठानी है। आपके पास आपकी अपनी लोकल टीम है, बाकी हम सभी लोग जो है वो सोशल मीडिया पर हैं, कहीं ना कहीं हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं हैं, और कुछ नहीं कर रहे तो स्टेटस तो लगा ही रहे। अगर हमारी कोई भी बहन अगर कोई वीडियो बना के डाले कि भाई मेरे एरिया में पिछले 15 दिन से, जैसे नागपुर में पिछले 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, या 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, या सीवर ओवरफ्लो है, आप अगर इस तरीके की कोई वीडियो डालेंगे फौरन हम सब पूरी दुनिया में अलग अलग उठा के अपने अपने सोशल मीडिया पर डालें, तो आप ये देखिए कि आपकी आवाज़ जो है पूरी दिल्ली में गूंजेगी। जब आपकी आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंजेगी तो आपकी सीएम भी सुनेगी, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से हमें आपस में भी, मैं तो ये कहूँगी कि ग्रुप में सभी के नंबर हैं, हाँ, और सभी लोग अपने अपने नंबर से एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें, और जब भी आपको बोला जाए कि आप मीटिंग में आए तो प्लीज़ अपने सारे काम पोस्टपोन करके ज़रूर आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम पूजा उज्जैलवाल है और एक जैसे अपने संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ, सभी लीडरों से भी जुड़ी हुई हूँ और देश में हर जगह जाती हूँ, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे प्रदर्शन हो, अपने कर्मचारियों की बात हो, सब हर जगह जाती हूँ। मैं अभी बहन की बात सुन रही थी, बसों के बारे में बोल रही थी, तो बसों में एक तो सबसे पहले तो कंडक्टर और ड्राइवर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, जहाँ पे बसें रोकनी होती है वहाँ नहीं रोकते। और उससे बड़ी बात यह है कि जहाँ जिस टर्मिनल से बस चलेगी उस टर्मिनल का बोर्डिंग लगाते वो। हम जाते हैं ना बाहर, और अच्छा हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन आने का 5, 10, 15 मिनट भी हो गए तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, ट्रेन में भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी कहीं पे जैसे वॉशरूम जा रहे हो तो वहाँ 5 रुपये कुछ मांगे जाते हैं, और वहाँ कोई लड़का बैठा होता है, वो आपसे दोनों चीज़ पूछेगा कि सुसु जाओगे पोटी, दोनों चीज़ पूछेगा। हाँ, ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और उसके हिसाब से वो तुमसे पैसे लेगा। अगर सरकारी शौचालय बने हैं तो ये पैसे लेने वाली कौन सी बात है। कुछ महीने अब जैसे अभी मैं गई थी, सोमवार को ही आई हूँ, बाबा बोर्ड गई थी, वहाँ से सोन मंदिर गई। सोन मंदिर से बाहर आने के बाद मैंने देखा पर्स में मेरे 5 रुपये खुले नहीं है, तो वो बंदा कहने लगा अंदर नहीं जाना। मैंने क्यों नहीं जाना, तो कहने के नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, तो बंदे ने अंदर जाने ही नहीं दिया। और इस एज में तो देखो वॉशरूम तो जल्दी जाना होता है, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके इसलिए करेंगे, ये चीज़ हो सकता है। दूसरा मैं बहन की बात सुन रही थी कि भाई पानी के लिए बोलना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं महिपालपुर में रहती हूँ, मैं खुद 3000 रुपये देती हूँ पानी के लिए, और एक दिन छोड़ के एक दिन आधा घंटा पानी आता, पानी आए ना आए तुम्हारी जिम्मेवारी है। इतनी मिट्टी होती है, दुनिया भर का होता, गंदा पानी आ जाता, बदबू भी आती है। और उससे बड़ी बात यह है जो सरकारी लाइनें लगी हुई हैं, उस लाइनों में इन्होंने जो पानी छोड़ते हैं ना, जो पानी बेचते हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो सारा पानी पहले स्टोर कर लेते हैं, फिर वो बेचते हैं। अच्छा, सीवर की लाइन आ गई, तो सीवर में जो हमने अपने दरवाजे से जो रोड डलवा रखे खुद के पैसों से, और जो सीवर डलवा रखे खुद के पैसों से, और वो साफ भी खुद के पैसों से कराते हैं। वहाँ दरवाजा खटखटा दीजिए जाता है, लाओ जी 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। अरे जब नेता आता है, जब तुम क्यों बैठ जाते हो, तब भी तो बोला करो। वहाँ पर तुम फूल माला डाल रहे होते हो, हमारे घरों में आते तो मैं तो बोल देती हूँ कि भाई आज तुम शक्ल दिखा रहे हो, बाकी सारे काम हम करते हैं, तब क्यों नहीं बोलते। बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं, वो ये कहती हैं कि जी हमारे यहाँ पानी नहीं है, पूजा जी कुछ करो। मैंने कहा भाई एक औरत से तो होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ये तो आपको पूरी गली को ही लिख के देना पड़ेगा। मैं लेटर तैयार करा के साइन करो तुम। लेकिन उनकी बुजुर्ग महिला निकल के कहती है अरे ये तो ना कांग्रेस से है, पता है कांग्रेस वाले क्या करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे कर देते हैं, मुस्लिम जो है ना हमें मार
मार देंगे, ये कर देंगे। मैंने जो सहा है, जो मैंने देखा है, ये हकीकत है। जाटों के मोहल्लों में रहती हूँ मैं बता रही हूँ। फिर अभी जो ये यहाँ पे मेवात जिले में जो आतंक सब फैला था, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था, वहाँ मैं गई हूँ। मैं मुस्लिम भाइयों से भी मिली हूँ, बुजुर्गों से भी मिली हूँ। एक बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, उनके पास में बैठी, मैंने कहा बाबा जी ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है। कहते तुम कौन हो? मैंने कहा भाई मैं भी आप जैसी हूँ। कहते तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप कुछ भी समझो, ठीक है। तो मैं उनके पास बैठ गई, मैंने कहा सचमुच ऐसा रहा है? उन्होंने कहा अपनी देसी भाषा में, कहा बेटी रूप हुआ। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा 3 तो मेरे लड़कियां हैं और 4 मेरे लड़के हैं। कितने नाती कितने पोते हैं, मैं इनको बचाऊँ या लड़ाई लड़ूँ? सारा मामला ही साफ हो गया, है ना। तो ये हमारी सोच डाली हुई है कि जी आप हिंदू से लड़ोगे या मुस्लिम से लड़ोगे या इससे लड़ोगे, और वो क्या नाम है यूपी वालों से लड़ो, तुम उनसे पंजाब वालों से लड़ो, वो खालिस्तानी है, वो ये है। ये सोच डाली हुई है और उसमें लोग पागल हो रहे हैं। मैं अपनी बताती हूँ, मैं तो बिल्कुल इतने पक गई हूँ। अगर कोई जय श्री राम भी करता ना, मैं कह देती हूँ बीजेपी वाला है। चाहे कोई मेरा रिश्तेदारी आके जय श्री राम कह दे, इतना मतलब कि भगवानों को भी इसमें ले लिया है। पहले हम भी राम राम करते थे, हम भी वो थे। अच्छा पहले ये कहते थे हिंदू है कि हिंदू है, सारे हिंदू। मैं हिंदू नहीं हूँ जी, मैं वाल्मीकि हूँ। अगर मैं हिंदू बनूंगी तो सबसे नीचे पायदान पे आऊंगी। मैं नहीं बनना चाहती हिंदू, वही छुआछूत डाली जाएगी। मैं नहीं बनूंगी बिल्कुल भी। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत सही हूँ। और जो ये तुमने हिंदू हिंदू करके तुमने मारा है ना, हमें पता है। एक बात और, मैं एनडीएमसी से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, एनडीएमसी जैसे एमसीडी होती है वैसे एनडीएमसी से लीडर हूँ। वहाँ पे मैं कच्चे कर्मचारियों के प्रदर्शन करती हूँ। यहाँ पे परवेश वर्मा ने और एक और बड़े नेता हैं, उन्होंने वाल्मीकि स्वामी की कसम खा के कहा था कि इनके काम कर देंगे। आज वो 100 दिन से भी डबल हो गए। तो ये तो हमारे भगवानों की भी झूठी कसम खा लेते हैं। ये भगवानों को भी बीच में, मैं तो जय श्री राम को नहीं मानती। आज अगर आपने भगवान का कोई कलर पहना होता तो मैं तो तुमसे भी दूर हो जाती। इतना तो दिमाग में भर दिया। अगर आप इस तरीके से ये पहन के जाओगे हमारी गलियों में, तो कहते मुसलमान कौन है, ये मुसलमान कौन है। इस तरीके से हमारी बुद्धि भर दी है। ये समझ गए हैं लोग, उनसे दूर रहना है, हमें इनसे दूर रहना है, हमें इनसे दूर रहना है। उसके आड़ में जो ये कमा रहे हैं, देखो पहले तो नौकरी नहीं है, वहाँ हमारा जरा बंदा थोड़ा बहुत घर चल रहा है तो लेडीज अपने कान नाक के सब कुछ गिरवी कर देते हैं। हाँ, वो गिरवी कर देते हैं, वहाँ पे ब्याज मारा जाता है, घरों में लोग डूब जाते हैं, उल्टे सीधे करते हैं। अगर तुमने लोन की बात करी, 50 केस मेरे पास है, मिलकत में आपको दे दूंगी। जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उनकी लड़कियों की मैं बता रही हूँ, उनकी ना पूरा डाटा निकल जाता है, उनके फोन का पूरा निकल जाता है और उनके साथ कई गंदी गंदी फिल्में बना के दिखा देते हैं, फोटो दिखा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस सरकार में हो रहा है? इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहा है ज़्यादा? जो घरों में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मैं भी बचपन से देखती आई हूँ, ये तो बात हम नहीं करते। जो घरों में लोग मर रहे हैं, देखो चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, मर सभी रहा है, किसी ना किसी रूप में मर रहा है, ठीक है। यहाँ में क्या है कि पहले तो काम नहीं है, अपने घरों में जो भूखे हैं प्यासे कैसे भी हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल स्कूल जाने लायक है, उनको भी नशे में घुसाया जा रहा है, नशे खुलेआम दिख रहा है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम क्या करते हैं कि अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपने घर में बैठे हैं, हमें पता नहीं बच्चा स्कूल से आ रहा है, किन लोगों के साथ आ रहा है, किन के साथ जा रहा है, पता ही नहीं है। और वो क्या सीख रहा है पता ही नहीं है, और वो क्या देख रहा है पता ही नहीं है। और फिर हम उस बच्चा हमारे साथ सही रहता है, लेकिन हर घर में देखो आप सब समझ जाओगे, मेरे को बताओ ना बताओ, सबके घर में जो बच्चे हैं वो एडवांस चलने लगे हैं, गलत बोलने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि संगत नशेखोरों के साथ रहना, गलत लोगों के साथ रहना, और उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, इस चीजों को देखना चाहिए। अच्छा। और हमें शुरू से एंड तक हर चीज को समझना ये चाहिए। भी एक चीज है कि ये चीज बड़ा मुद्दा है हमारे धन्यवाद। सोसाइटी में, नशे का। जो मुझे समझ आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम की और स्टेट प्रोग्राम की, तो जब भी हम स्टेट प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपने आप हम दूसरा करेंगे, आप अपने आप दूसरा करेंगे। तो आप सब सोचिए कि आज में सीवर वाला इशू बताया, वाटर वाला बताया, टॉयलेट वाला बताया कि 2 रुपये या 5 रुपये
ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है टॉयलेट देना। हम वो किस बात के पैसे ले रहे हैं? हम तो टैक्स ले रहे हैं ना। हम तो मेट्रो को पैसा सफाई वाली होनी चाहिए, वो अंदर तक घुस जाते हैं, सफाई करने के लिए अंदर तक चले जाते हैं। हमने रोहिणी नगर में पकड़े थे 2 लड़के, वो अंदर घुसा हुआ था, लड़कियां बाथरूम में थी। मैडम सुनो सुनो, कई जगह क्या रखा है, जैसे किसी को ठेका मिला सुलभ शौचालय के या जिसका मेट्रो का जो भी सैलरी तो वो ले रहा है, वो बंदों को उस पे नौकरी पे रखता है वहाँ पे कि तुम्हें जो ये जो आएंगे ना जितने भी बंदे आएंगे वो जो पैसे देंगे वो तुम्हारी सैलरी है। सैलरी तो सरकारी तुम ले रहे हो, लेकिन उनको इसी पे ऐसे ही जमादारों को भी हो रहा है बहुत जगह कि हमारी सोसाइटी में आते हैं, उनको किस उस पे रखा हुआ है, सैलरी नहीं दे रहे, उनको क्या है कि ये जो कचरा आएगा इसको जो बेचोगे तुम वही तुम्हारी कमाई है। तो इस चीज के आगे आप बताओ अगर ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो कि आप एज अ स्टेट प्रोग्राम भी इस चीज को ले सकते हैं कि जो सैनिटरी वाला इशू है, किस बात का पैसा ले रहे हो, तो ये अगर हम स्टेट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो आप सबको मिलके इस पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि स्टेट प्रोग्राम में जुड़े और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो उठाने हमारा जो कर्तव्य है। दिल्ली एज अ स्टेट आपकी प्रॉब्लम है उस पर आप लोग बात करें। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो मैं ये इंश्योर में जब हम शुरुआत करें और कह रहे हैं 1 महीने में हम कर लेंगे, 1 महीने में शुरुआत में कोई भी चीज नहीं हो सकती, इसकी रियलिटी हम समझ रहे हैं। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर आपको करना है कि भैया मुझे ये वॉशरूम वाला सॉल्व कराना है, ये 2 रुपये 5 वाला नहीं है, तो आप सबको मिलके इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसके लिए प्रोटेस्ट करना है तो हम प्रोटेस्ट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया इसके लिए मैं बाकायदा पेपर पे सिग्नेचर करके आगे सब लोगों के साथ सबमिट करूंगी तो हम वो कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपको इसके अगेंस्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी कि यार ये गलत हो रहा है, वो कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका वीडियो बना के साथ में एज अ स्टेट दिल्ली स्टेट में हमको ये दिक्कत आ रही है, हमें ये चीज रिजॉल्व करानी है। ये होगा आपका स्टेट प्रोग्राम, तो वो होगा महीने में क्यों हमें एक करना है सभी को, सारा इंडिया मतलब पूरे इंडिया में करना है एक प्रोग्राम, वो जो हम आपस में ऑनलाइन बैठ के शेयर करेंगे, इस पर बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी मुझे सुनने में आ रहा है ये जो वॉशरूम वाला जो 5 रुपये वाला सिनेमे का मेट्रो में भी जो है वहाँ पे भी पैसे लगते हैं सब जगह है ना। तो हमें मेट्रो में किराया तो समझ में आ रहा है कि तुम टॉयलेट के लिए क्यों ले रहे हो, खासतौर से महिलाओं से ले रहे हो। तो आप हो सकता है हम इस मुद्दे पर भी हम सभी महिलाएं, हमें मुझे लगता है कि पहला महीना अगर हमारे ये रहेगा तो अगले महीने तक अगर हमने अपनी टीम बना दी तो हमारे पीछे 5-5 हम 25 महिलाओं के पीछे 5-5 महिलाएं और जुड़ रहेंगी और हम सभी मेट्रो में सफर करके और मेट्रो में ही टॉयलेट में जाके अगर हम एक वीडियो बनाए कि भैया अगर 5 रुपये नहीं तो आप टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी, फिर वो सफाई नहीं करेंगे, आप पैसे नहीं दोगे नहीं तो हम ये सरकार से बोलेंगे ना, हमें सरकार से बोलेंगे मान लिया होता है बीच की डाली है ना, हाँ लिखा होता है नहीं लिखा ही तो नहीं, लिखवाना ही तो नहीं, वो बोर्ड ही तोड़वाना है, यही तो बात है। उसको फोटो खींचो, उसको भेजो कि सरकार में ये काम हो रहा है, हमें लेडीजों को हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, हम क्या रोड पे बैठे इस तरीके की लिखा जाएगा उसको। दूसरी एक बात और ये कि हमें हर बार बीजेपी को ये याद दिलाना है कि मैडम हम करें 2,500 रुपये पर मंथ हमारे कार्ड पे बैठ रही हो आपने वादा करा था कि 2,500 रुपये पर मंथ हम देंगे 18 साल की जितनी बड़ी महिलाएं, अरे आप अगर पैसे नहीं दे रहे तो कम से कम शौचालय तो साफ दे दो, फ्री तो दे दो, आप हमें क्या दे रहे हैं? तो उन 2,500 रुपये को आप लोग कहिए मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो उनसे मोदी 15 लाख रुपए तो मैं खर्च नहीं दिखाऊंगी, इतना मैं तो कोई टॉयलेट में जाती ही नहीं हूँ। तो आप लोग हमारा ऑलरेडी इतना पैसा मार के बैठे हुए तो कम से कम उस पैसे की शर्म करके हमें दे दो। तो इस तरीके से आप सभी महिलाएं, क्योंकि मुझे ये बार बार समझ में आ रहा है कि ये टॉयलेट वाला मुद्दा बहुत गुजरता है, आप सभी महिलाएं जितनी भी महिलाएं हैं मेट्रो में जाती है एक बार वहाँ से वीडियो जरूर बनाएं और जो आपके मेट्रो आ रहे हैं मार्केट वगैरह में जाते हैं, हाँ कहीं भी जहाँ भी आप सरकारी जगह पे आपने पैसा लिया जा रहा है वॉशरूम यूज करना, हमें मुझे और हमें साफ चाहिए और हम कहेंगे जो सीएम बैठे हुए हैं उनसे कहेंगे बाकायदा कि भाई आपको हमें सीएम चुनी है, आप चुनी तो हमें क्या टॉयलेट नहीं दे सकते, साफ जल्दी से। इस मुद्दे पे हम लोग आगे चल के ऑनलाइन पूरा प्लान करेंगे और हम इस पे काम करेंगे। तो हम इस मंथ का जो स्टेट प्रोग्राम है मुझे लगता है ये फाइनल कर सकते हैं। और जब मैं इस मंथ की बात कर रही हूँ तो मैं ये सोच के चल रही कि
प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नवंबर एंड तक हम इसको बिल्कुल लास्ट तक सोच चले कि अगर हमारे बस की है तो हम साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो साथ मिलकर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और इस पर पूरा सरकार पे छुट्टी करके मान दें। एक मुद्दा और मैं उठाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न लगता है। एक्चुअली अब मेट्रोज में कोचेज हो गए हैं, फीमेल कोच अलग बना दिए हैं। पहले था कि मेट्रो में फीमेल कोच एक ही था, अब वो 3 तक बढ़ गए। लेकिन अभी भी मेट्रो में जो अब जगह अगर हम फीमेल कोच के अलावा अगर इधर मेट्रो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि आपका फीमेल कोच है, आप वहाँ जाके बैठो, आप हमारी कोच भी क्या कर रही हो। तो क्या महिलाओं को या लड़कियों को सिर्फ वो 3 कोचों तक सीमित कर दिया है? नहीं, अगर हम आधी आबादी हैं तो हमारे लिए अब कोचेस भी बढ़ाओ ना, क्योंकि अब हम जैसे एजुकेशन और वर्किंग वुमेन्स हैं तो मेट्रो यूज़ करती हैं, तो उस मेट्रो के कोचेस को बढ़ाने का मकसद ये है कि अगर हम मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को रख लें। अगर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सभी लोग हैं और फिर आप ये क्लेम करते हो कि अब आपके लिए वो कोचेस हैं तो आप किसी कोच कर रहे हैं। तो मैं शराब वाली सुनने वाली आप लोग कुछ कहना चाहें? आप कुछ कहना और जितने लोग अभी नहीं बोले पहले आप वो बोलेंगे, आप बोलो कि आप बोलो मुस्कुराने का आप गाने गाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खाने का मन कर रहे हैं तो आप वो भी गा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पानी पियो तुम, गंगा तभी नहीं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। अरे अलीना समझो हमारे बोलो ना सामने तुम याद करता बल्कि बराबर दो लोग सामने से दिख जाए आ रही है आप सामने पूर्वक रहते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि रास्ते में मिलते शादी की मैं साथ में एक बच्ची की शादी करनी है, हम भी तो है ना, उसका बस कहते हैं रिश्ता आप लोगों को बाकी सारी जिम्मेदारी नहीं तो इतनी मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे परिवार वाला हम कोशिश करें कि अगर किसी की बच्ची कहीं हम सब लोग मिलके थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत होगी एक बच्चे की। कभी आप कुछ अरे नहीं ये बड़े दार बहुत आंदोलनकारी जानी की बड़ी फैन है, मेरा सब कुछ उल्टा है। जैसे कहते हैं कि कुछ जेंट्स लेडीज को कुछ कहते हैं हाथ लगाते हैं, जैसे कि हमारी कुटिया आज तो वीडियो मैंने ही बनानी है। सब कुछ ही उल्टा है। मैं लड़कों को कुछ चाहती थी। हाँ बात इधर चल रही है, बस मैं सेट कर रही हूँ। तुम मैं सोच रही हूँ ऑफिस जाकर मैं ऐसी यूट्यूब पे उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, वो टाइम ऐसा था ना कि बिल्कुल पता नहीं था सब दोस्ती और जब भी कभी कोई बात होती थी ना तो मुझे लड़की से भी ना लड़ना नहीं आता था, सीधा करके टक्कर मारती थी। मेरा आज भी शामिल है, हर को पता ही रहता है। एज हो गई, सुना है आप साकिब ने सेक्स में बेनजीर आप कुछ कह रही थी? अरे तो पिछली बार तो हमने बड़ा सा बताओ जो आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो वहाँ पे क्या देंगे? स्पोर्ट्स में जा रही हो वहाँ पे क्या देंगे? नहीं मुझे प्रैक्टिस करती है और पार्टिसिपेशन इधर वाले में आप बिल्कुल बात नहीं करी है। अदीबा नाम था ना, इशरत सही पता है ये डांस में तो रख लेते हैं
बड़ी लेकिन मैं भी अभी सब मेरे बुलाने के लिए आता पड़ रहा है, लेकिन मैंने अपनी बच्चों को बहुत बात इन्होंने वाकई अपनी लड़कियों को बहुत काबिल बनाया। बड़ी लड़की है मेरी, मैं 5 साल का है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं घर से बाहर जाके सीखी हूँ, मैं भी ऐसी करने की है घर से बाहर नहीं। लेकिन आपने बेटी को हमने करा लिया घर बैठे घर से बाहर नहीं निकली, आज आप सबके बीच में बैठी है। मैं भी नहीं गई बाहर, बाबू मुझे इन्होंने निकाला था। और ये सबसे बड़ी कमी है घर से बाहर न निकलना। सिलाई वगैरह जैसे अपने अपने कपड़े खुद सीते तभी तुम्हारे हाथ में निकलो बाबू। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मेरी माँ बाप की शादी को शायद 28-29 साल हो गए, ठीक है। आज भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरी मम्मी जाती है, जैसे मेरी मम्मी का जो ससुराल वो मैका है, वो बदलाव का है, तो आज भी हम लोग मम्मी से इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बदलाव तक चलेंगे, और रामपुर में आज भी अकेले नहीं घूम सकते, वो रास्ते नहीं कर सकते। मैं भी कहीं नहीं जा सकती और हम इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। मेरी बेटी भी ऐसी है। क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान आगे टाइम में डिप्रेशन हो जाता है, परेशानी है, तो हर वक्त ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिंदगी जीना भूल गई। वहाँ की जीना नहीं देती अकेले के मतलब शुगर ये मैं हट शुगर की हो रही तो इसलिए मेरी बेटी मुझे बनाने आती है, कहती है तुम्हारे हाथ में डाले सिलाई का, तुम अपने सिलाई बाहर घबरा के भेजते हैं। लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा काम करा है, वो ये करा है कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, उसे सिलाई करा है। मेरी बेटी जबकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि माइनॉरिटीज में लड़कियों को पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंज है। सबने मना करा था, अभी तक मना करते हैं कि कितना पढ़ाएगी मैंने सोचा नहीं जाती, मैंने नहीं अभी मैं अपनी बच्ची की सपोर्ट में खड़ी हूँ, बोलती हूँ नहीं मेरी बेटी जितना पढ़ेगी पढ़ ले, बाद में कोई नहीं पढ़ा। तो मतलब इससे मेरे बेटा नाराज होता है कि इसमें क्यों पढ़ा रही है, पढ़े लिखे बाद में पढ़ने के बाद में इसलिए हो जाते हैं, ये भी पुरुषों की है, वो अपने हक की बात करते हैं। लग्जरी जिंदगी काटी मैंने शादी के बाद। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे और परिवार संभाल बहुत सुंदर था, लेकिन बीच में अभी उनको 8 साल पहले ऐसा ब्रेक लगा ऊपर वाले की तरफ से। साइलेंट हो गई थी और मैं बहुत चुलबुली और बहुत मतलब काम हर चीज़। और जैसे आप बता रहे ना हमारे यहाँ लग्जरी जिंदगी काटी, मेरे महिला क्लब में जैसे मेरा वहाँ पे जाना, मैं अपने वहाँ मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा गिल्ला मैं बेटी क्वीन बनी उसमें, पीस जो होता है ना, उसमें क्वीन बनी मैं, मतलब करवा चौथ में मैं क्वीन बनी, मतलब ऐसा रंग रूप और ऐसा पहनने ओढ़ने का वहाँ पे एकदम कुछ था ही नहीं, वो जो कुछ नहीं लाई वहाँ पे, यानी कि वहाँ कपड़े पहनने का भी तमीज है लोगों को, कपड़ा जो मिल गया पहन लिया। मैंने वहाँ ब्यूटी पार्लर खोला, एक लेडी से मुझे रोक के बोला थोड़ा गाँव की करती थी, वहाँ जीवा की जो ऐसी होती है सपना जीवा, तो उन्होंने पूछा कि परवीन तुम क्या खोली हो, मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है, कहीं के लिए क्या खाती हो, मैंने कहा आईब्रो बनवानी हो, आपको फेशियल साफ बोली ये पहुँचती हो, मैंने कहा तो बोली ये क्यों, भगवान ने जैसा दिया वैसे रहना चाहिए, भगवान ने जैसे दिया वैसे रहना चाहिए। तो मैंने कहा भगवान ने तो नंगा भेजा था हमें, हम नंगे नहीं रहते, भगवान ने नंगा भेजा, हमें नंगे तो नहीं रहते ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो रेडी वहाँ खामोश हो गए। सुना जी हाँ, तो मैंने इतना पागल कराया, उसके बाद मेरा हस्बैंड बुला के गया, मुझे ऐसा लगा मैं जिंदगी को मेरे 2 बच्चे की शादी करी, तो इसके बाद में फिर जिंदगी ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे मेरे को यहाँ दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा, आधार कार्ड बनवाना पड़ा, मैं आधार कार्ड बनाने के लिए परेशान होने की फोटो ले लो, तभी इनका नंबर मिला और ये आम आदमी के डाले, तो मैंने कई बार इनको ऑफिस भी कहा एक्सपीरियंस रखा है, हमें देखेगा तो नहीं लेगी, बात ही नहीं हो गई। मतलब मैं तरीके से बैठे बैठे देखो कांग्रेस के लिए जब राजीव गांधी
मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैं भी ये आ गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब राहुल गांधी बढ़िया फिर मैंने तय किया कि लगे डाल दे मतलब सॉन्ग तो मैं करा दी थी मेरे को याद नहीं है मुझे बता दो बात करें एक थोड़ा सा डाउन चल रही है तो मैंने थोड़ा शांत बोला जब तारा से रेडी बहुत अच्छा लेकिन शायद रहती है देखिए थोड़ा फिर वो लेना पड़ेगा ना तो मुझे पता नहीं है इन्हें एपिसोड भी बता देंगे गाएंगे ज्योति से ज्योति सबको लग रहा होगा मीटिंग थोड़ी लंबी होगी। अब एक काम करते हैं गाना लेते हैं और सब खड़े होकर लेंगे बहुत देर हो गई बैठे बैठे एक सर्किल में घूमते रहेंगे और गाना लेते रहेंगे।